नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके सामने शकील साजिद, हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है लेकर। जी हां, कल इतवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और इससे पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा बात हो रही है तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लेकर। कई क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं कि अर्शदीप को फाइनल में जरूर खेलना चाहिए क्योंकि वो डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हैं। टूर्नामेंट के पहले मैच में जब भारत ने अर्शदीप को बाहर बैठाकर शिवम दुबे को टीम में जगह दी थी तो बहुत लोगों को हैरानी हुई थी। बल्लेबाजी को मजबूत करने के चक्कर में टीम इंडिया ने अपने सबसे कामयाब गेंदबाज को ही बाहर कर दिया, जो इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ मैच में अर्शदीप ने यह साबित कर दिया कि उन्हें लगातार टीम में रखना कितना जरूरी है। पावर प्ले में भले ही उन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवर में 26 रन दे दिए, लेकिन उन्होंने बाद में शानदार वापसी की। डेथ ओवरों में उन्होंने ऐसे यार्कर गेंदें फेंकी कि श्रीलंकाई बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए। 17वें और 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 और 11 रन दिए और 1 विकेट लिया। सबसे खास बात यह रही कि सुपर ओवर में कप्तान ने अर्शदीप को गेंद थमाई और उन्होंने सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके, जिससे भारत ने 4 गेंदों में ही मैच खत्म कर दिया और जीत हासिल की। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ने भी अर्शदीप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अर्शदीप की टीम में होना ही चाहिए क्योंकि वो मुश्किल वक्त में खुद गेंद मांगते हैं और यार्कर डालते हैं। जब बुमराह और अर्शदीप दोनों एक साथ गेंदबाजी करते हैं तो विरोधी टीम पर डबल दबाव बनता है। इरफान पठान का मानना है कि डेथ ओवरों में दोनों छेड़ से यार्कर गेंद फेंकने वाला कोई और गेंदबाज टीम इंडिया के पास नहीं है। अब भारत के पास बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे विकल्प है। बल्लेबाजी में गहराई के लिए शिवम दुबे को मौका दिया जा रहा था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ बिना दुबे के ही भारत ने बड़ा स्कोर बनाया। हालांकि ये बात भी सही है कि करीब करीब श्रीलंका ने उस स्कोर की बराबरी कर ली थी और गेंदबाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल, गेंदबाजी में अर्शदीप ने सोने पर सुहागा वाली भूमिका निभाई। अब देखना यह होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट इरफान की सलाह मानेगा और फाइनल मुकाबले में अर्शदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करेगा या नहीं। बहरहाल, ये जो मैच है कल का, बेहद शानदार मैच होने की उम्मीद है। ये बात भी बहुत बोली जा रही है कि बहुत अच्छा खेलते खेलते बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हैरानी भरी हार कैसे हासिल कर ली। क्योंकि ऐसा लग रहा था, एक दौर में ऐसा लग रहा था कि 11 रन से हारने के पहले कि बांग्लादेश शायद इस मैच में पाकिस्तान को हरा देगा। बहरहाल, नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और ये मैच उनकी झोली में गया। लोग भी चाहते थे, बीसीसीआई और आईसीसीआई भी चाहता था, विज्ञापन देने वाले भी चाहते थे, आपके टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट वाले भी चाहते थे कि फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच ही शामिल हो। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को निगम ने शहर के 15 बड़े बकायादारों की दुकानें, गोदाम और ऑफिस सील कर दी और इनमें एक बड़ा नाम कॉलोनाइजर और पार्थवी प्रोविंस के डायरेक्टर वर्मा का है। नगर निगम के जोन 8 में वर्मा की संपत्ति पर करीब 33.86 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। निगम ने उन्हें पहले भी कई बार नोटिस और डिमांड बिल भेजा, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं भरा। इसके बाद उनके ऑफिस और दूसरी व्यावसायिक जगहों को सील कर दिया गया है। निगम की इस कार्रवाई में जोन के बाकी
14 बड़े टैक्स बकायेदारों की संपत्तियां भी सील की गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक दिन में नगर निगम ने एक बहुत बड़े रसूखदार शैलेश वर्मा संग 15 संपत्तियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने कहा कि अब संपत्ति कर की वसूली को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। जो लोग अभी भी टैक्स नहीं भर रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। अगर वे वक्त पर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई होगी और उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। पिछले 2 महीनों में नगर निगम ने ब्लॉक संपत्तियों से टैक्स वसूली के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 306 संपत्तियों के मालिकों को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद कई लोगों ने टैक्स जमा किया। इससे नगर निगम को लगभग 8 करोड़ रुपए की टैक्स राशि मिली है, जो लंबे वक्त से बकाया थी। और इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम, कमिश्नर के साथ साथ महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौर वाकई बधाई के पात्र हैं। निगम ने साफ कर दिया कि अब जो टैक्स नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। उम्मीद है ये कार्रवाई जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और, आज 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। छत्तीसगढ़ में इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने राज्य के कई बड़े पर्यटन स्थलों को और बेहतर बनाने के लिए कुल 303.62 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। मकसद यह है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने आए, राज्य के लोग घूमने आए और टूरिज्म से रोजगार भी मिले और बढ़े भी। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा ध्यान भोरमदेव और मयाली बगीचा पर दिया जा रहा है। भोरमदेव मंदिर को और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए वहां एक पूरा टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का अजंता एलोरा भी कहा जाता है। इसके लिए लगभग 145.99 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मंदिर के आसपास 20 किलोमीटर का एक सर्किट परिपथ जिसे बोलते बनेगा, जिसमें तालाब, मेला ग्राउंड, रायचूरा मंदिर, सरोदा डैम और दूसरे धार्मिक और पर्यटन स्थल जोड़े जाएंगे। जशपुर जिले में मयाली बगीचा को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी यहां ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे लोग प्रकृति के पास रहकर घूम सके और उसकी खूबसूरती का मजा ले सके। इसके लिए करीब 9.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही बेहद बहुप्रतीक्षित फिल्म सिटी नवा रायपुर में और एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है। फिल्म सिटी पर करीब 95.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कन्वेंशन सेंटर के लिए 51.87 करोड़ रुपए की योजना है। इससे रायपुर में बड़ी फिल्में शूट होंगी ऐसी उम्मीद है और बड़े आयोजन हो सकेंगे। अब छत्तीसगढ़ में टूरिज्म पर्यटन को सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे एक अनुभव की तरह पेश किया जाएगा। यानी अब पर्यटक यहां 10-15 दिन रहकर गांव की जिंदगी, आदिवासी संस्कृति, खेती बाड़ी और लोक कला को करीब से देख और समझ सकेंगे। इससे न सिर्फ बाहर से आने वालों को कुछ नया देखने मिलेगा, बल्कि राज्य के लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि ये सब योजनाएं टूरिज्म को एक उद्योग की तरह आगे ले जाएंगे और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। पर्यटन निगम के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी इसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं, एक्टिव हैं। जो उसके महाप्रबंधक है सिरमौर जी, जहाँ तक मुझे याद है सिरमौर जी भी बहुत एक्टिव हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि नीलू शर्मा और देवदत्त सिरमौर जी की टीम छत्तीसगढ़ के पर्यटन को और साथ ही इनके मंत्री राजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। डीएन न्यूज़ प्लस इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं देता है। आगे बढ़ते हैं। आज एक बेहद खूबसूरत आवाज का बर्थडे है। न सर झुका के जियो, न सर उठा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जी हाँ, आज 27 सितंबर 2025 को बॉलीवुड के मशहूर और बेहतरीन गायक महेंद्र कपूर की 17वीं पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर उनके बेटे रोहन कपूर ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक श्रद्धांजलि दी।
रोहन ने कहा कि महेंद्र कपूर सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो लोगों के दिलों के साथ जुड़ी थी। बेशक महेंद्र कपूर ने अपने पूरे कैरियर में हजारों गाने गाए जो हर तरह के मूड को छूते थे। रोमांटिक, देशभक्ति और भजन, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। रोहन ने बताया कि उनके पिताजी के रोमांटिक गाने तो कमाल के थे। उन्होंने फिल्म नवरंग का मशहूर गीत आधा है चंद्रमा रात आधी और धूल के फूल का वो खूबसूरत गीत तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे गाए जो आज भी लोगों को बड़े चाव से गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है। रोहन कपूर ने आगे बताया कि जब उनके पिता का मनोज कुमार साहब से संपर्क हुआ तो उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ आया। फिल्म शहीद का वो गीत जो आज भी हमारे हाथों के रोए खड़े कर देता है, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसा एक गाया कि ये गीत उस वक्त भी हर उम्र के लोगों के दिलों में बस गया था और आज भी इस गीत को सुनते ही एक अजब सी रूहानी तबीयत हो जाती है कि बताए क्या। मनोज कुमार की हर फिल्म में महेंद्र कपूर की आवाज़ होना एक खास बात बन गई। फिल्म उपकार का वो गीत जिसे सुन के बचपन बड़ा हुआ, मेरे देश की धरती भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। रोहन ने बताया कि इस गीत को भारत के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक माना गया है। महेंद्र कपूर सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं बल्कि उन्होंने भजन और सूफी संगीत में भी गहरा योगदान दिया। वह धार्मिक, मिलनसार स्वभाव के इंसान थे। सभी से उनका व्यवहार एक जैसा था। शिरडी में आज भी उनकी आवाज़ में ओम साई राम गूंजता है जो आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। रोहन कपूर कहते हैं कि उनके पिता की आवाज़ में इतनी ताकत और जज्बा था कि हर गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए नात और गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द भी गाए हैं जो आज स्कूलों में एंथम के रूप में बजाए जाते हैं। 17 साल गुजर गए लेकिन रोहन कपूर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे महेंद्र कपूर अभी भी हमारे साथ हैं। उनकी आवाज़ और गीत हर वक्त हमारे साथ है, हमें उनका करीब होने का एहसास देते रहते हैं। उन्होंने संगीत की ऐसी अमर धरोहर छोड़ी है जो भी खत्म नहीं होगी। सुबह से लेकर रात तक किसी भी मूड में उनके गाने सुनकर हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रोहन कपूर की बातों से साफ है कि महेंद्र कपूर की आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती है और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संगीत का अमूल्य खजाना बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के उस डायरेक्टर का नाम जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में भी अमर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों से भारत में रोमांस की एक अलग पहचान बनाई। शिफान की साड़ियाँ, खूबसूरत वादियाँ और स्विट्जरलैंड, खूबसूरत स्विट्जरलैंड, ऐसा लगता था कि यश चोपड़ा ने मोहब्बत को हिंदुस्तान में एक नया मुकाम दे दिया है। लेकिन उनका ये रिश्ता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी उनकी बड़ी इज्जत है। यश चोपड़ा ने बॉलीवुड में प्यार और रोमांस का एक नया अंदाज दिया। जब ज़्यादातर फिल्में एक्शन और लड़ाई झगड़े से भरी होती थी तब यश चोपड़ा की फिल्में मोहब्बत की गहराई को दिखाती थी। उन्होंने चांदनी जैसी फिल्म स्विट्जरलैंड की वादियों में शूट की जिससे ये देश भारतीयों के लिए एक सपनों जैसा रोमांटिक ठिकाना बन गया। स्विट्जरलैंड की सरकार इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने यश चोपड़ा के नाम पर एक सड़क बनाई, यश चोपड़ा एक्सप्रेसवे, और यश चोपड़ा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलाई। उनकी 250 किलो की एक मूर्ति भी लगाई गई। ये सम्मान किसी भी भारतीय फिल्मकार को मिलना एक बड़ी बात है। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। इंजीनियर बनने की चाह में लंदन जाने वाले यश चोपड़ा ने अपनी किस्मत को फिल्मों में आजमाया और मुंबई आकर अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म धूल का फूल ने उन्हें जल्द ही नाम दिया। उसके बाद लीजेंड फिल्में, जी हाँ, दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला और डर जैसी हिट फिल्में बनाई। यश चोपड़ा ने 1973 में यश राज फिल्म्स की स्थापना की जो आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और एवरग्रीन हिट, सबसे ज़्यादा सालों तक छा जाने वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई।
यश चोपड़ा साहब के नाम पर 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान हैं। पर स्विट्जरलैंड की तरफ से मिला ये खास सम्मान यश चोपड़ा की फिल्मों को विदेशों तक पहुंच और प्रभाव को बताता है। आज भी यश चोपड़ा की फिल्मों में लोगों के दिलों में जीवित है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियाँ और झीलें उनके नाम से जुड़ी दिखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में रोमांस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और विदेशों में भी एक खास पहचान बनाई। आज की चर्चा में बस इतना ही। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आ रही होगी। इस बात की गुजारिश के साथ कि आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।